जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग की तैयारी बेहतर चल रही होगी और आप बेहतर होंगे। ठीक है, तो आज की टॉपिक ये है कि आज आप लोग के बीच एक घटना चक्र का जो प्रकाशन है उसकी एक सीरीज चलाने वाले हैं। बहुत भाई मेरे बहन लोग का कमेंट था, डिमांड आया कि सर एक रेगुलर मेंटेन में करते हुए कम से कम 30 से 35 मिनट या 45 से 1 घंटे का एक क्लास यूट्यूब पर आप लोग ज़रूर प्रोवाइड करवाइए। क्योंकि क्या है ना कि ये बुक इतना ओझल बन जाता है विद्यार्थियों के लिए कि खुद से पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन भविष्य इसी पे भी निर्भर करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जितना भी पूर्वावलोकन क्वेश्चन है जो पिछले विगत वर्षों में पूछे गए हैं, चाहे यूपीएससी से, बीपीएससी से, दरोगा से, तमाम ऐसे प्रश्न जो भी जीएस से संबंधित आधारित एग्जाम होते हैं, और क्वेश्चन इतना है इसमें, कम से कम 29,000 के लगभग क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, अब आप खुद समझिए कि एक मान लीजिए प्राचीन भारत से खाली 29,000 अगर क्वेश्चन मिल जाए आपको, या फिर पूरे ऑल ओवर 29,000 क्वेश्चन मिल जाए, तो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? और वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से आता है। घटना चक्र से सभी लोग परिचित होंगे, और ये घटना चक्र का प्रकाशन बुक है। ठीक है, समसामयिक की घटना है जो हल प्रश्न पत्र है, पूर्वावलोकन समान अध्ययन का हम कराने वाले हैं, जिसमें पहला चैप्टर हम शुरुआत से ही शुरू करने वाले हैं। वो शुरुआत चैप्टर होगा हिस्ट्री का ही होगा। ठीक है, और हिस्ट्री में भी प्राचीन हिस्ट्री करेंगे, उसके बाद मेडाइवल करेंगे, उसके बाद मॉडर्न पे ले चलेंगे। ठीक है, लेकिन साथ में 3 कोर्स स्टार्ट होने वाला है आज से ही आप लोगों को। ठीक है, सबकी टाइमिंग बता दूं तो सबसे पहले तो लूसेंट होने वाला है आपका। क्या है? लूसेंट होगा 1 बाय 1। क्या है? ये घटना चक्र जो इतिहास है लाइन बाय लाइन लेंगे। ठीक है, लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे। उसी प्रकार से लूसेंट भी लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे। इसमें कोई गुणवत्ता की वाली चीज़ नहीं होगा। जहाँ पे आप लोग को ट्रिक समझ की बात होगा वहाँ पे विस्तृत हम एक पैनल के जरिए बताएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको पूरी उसके बारे में बताएंगे, और जहाँ पे नहीं बताने की ज़रूरत होगा वहाँ पे केवल लाइन बाय लाइन आपको एक बार कम से कम पढ़ा देंगे। कम से कम मेरे बातों को सुन करके भी आप कान में लगा करके रात में सुन के भी सो सकते हैं। इसके लिए मैं इस सीरीज को चालू करने वाला हूँ, क्योंकि अपने मन से नहीं, बल्कि मुझे लगा कि यही 3 बुक जो है फॉलो लोग नहीं करते हैं, और इसी से भविष्य तय होता है, इसी से एग्जाम कंडक्ट जो भी टीसीएस संबंधित एग्जाम हो रहा है, चाहे सीबीटी हो, चाहे बता दें ऑफलाइन से संबंधित बिहार पुलिस, दरोगा, बीपीएससी, यूपीएससी, किसी भी प्रकार का एग्जाम जहाँ पे हो रहा है उसमें इससे प्रश्न काफ़ी मिलने जुलने की संभावना होता है, और इस टाइप के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो मुझे लगा कि इस बुक को फॉलो आप लोग को जरूर कराने वाले हैं, और जो भी है सभी जीएस आधारित एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये क्या है मेरे भाई? सभी जीएस आधारित एग्जाम, जितना में भी जीएस पूछा जाता है उसके लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है, जिसमें आईएएस, यूपीएससी, बीपीएससी, दरोगा, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, ठीक है, झारखंड पुलिस, एसएससी, सीजीएल, यूपी एसएससी, जेएसएससी, बिहार एसएससी, रेलवे, अदर एंड गवर्नमेंट एग्जाम जहां भी पूछे जाने वाले हैं, घटना चक्र से कहीं ना कहीं प्रश्न बनते हैं। और आपको एग्जाम्पल भी दिखाएंगे कि कौन साल में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, कितने बार पूछा गया है। ये आपको एक प्रूफ के तौर पे भी दिखाते चलेंगे। जिन विद्यार्थियों को लगता है कि हाँ इसका क्वेश्चन नहीं आता है सर और नहीं मिलता है, तो उसको हम नज़रिया पकड़ा पकड़ा कर दिखाएंगे यहाँ पे कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आया है। ठीक है, इसमें भारतीय इतिहास को शुरू करने वाले हैं हम। ठीक है, ये क्या है? एनसीईआरटी का सार संग्रह है। ठीक है, पूरी टॉपिक वाइज टॉपिक दिया है, प्लस में क्वेश्चन के बाद निष्कर्ष भी दिया गया है। कुछ रिव्यू दिखा दूं मैं। देखिए, यही घटना चक्र का प्रकाशन बुक है आपका। ठीक है, भारतीय इतिहास का, जिसमें आपकी भारतीय इतिहास में कौन कौन से टॉपिक पढ़े जाते हैं। सबसे पहले तो टॉपिक की जानकारी आप लोग को होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसमें देखिए पढ़ाया क्या जाएगा आपको प्राचीन इतिहास जब शुरू करेंगे उसमें आपको पाषाण काल के बारे में बताएंगे। ठीक है, संदर्भ सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में बताएंगे, वैदिक काल के बारे में बताएंगे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, भागवत धर्म। ठीक है, 6ठी सदी का राजनीतिक दशा क्या था, यूनानी आक्रमण कब हुए, मौर्य साम्राज्य कब हुआ, मौर्योत्तर काल, गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल। उसके बाद प्राचीन भारत में सत्यापत्य कला की क्या भूमिका रहा, दक्षिण भारत के बारे में बताएंगे, चोल वंश में क्या किए, चालुक्य क्या किया, पल्लव वंश क्या किया, संगम वंश क्या किया, तमाम ऐसी वंश का जानकारी देंगे, जैसे कि अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां, औरंगजेब, मुगल कालीन चित्रकला से संबंधित जो भी था, मुगल साहित्य है, मुगल विविध है, सिख संप्रदाय के लोग के बारे में बताएंगे हम,
मुगल राज और संघ के बारे में बताएंगे, एकदम लाइन बाई लाइन, जैसा कि कह दें कि आपको एक लाइन भी इसमें नहीं छोड़ने वाले हैं हम, ठीक है, एक लाइन भी इसमें आपका नहीं छोड़ने वाले हैं। जहाँ पे मुझे लगेगा इसकी ट्रिक की ज़रूरत है, पढ़ाने की आवश्यकता है, वहाँ पे मैं इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा, ठीक है। तो ये पूर्वावलोकन की पूरी प्रक्रिया आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आपकी टॉपिक शुरू होता है घटना चक्र की। देखिए किसका किसका प्रश्न पत्र जो विश्लेषण है वो दिया गया है, आईएएस यूपीएससी का, प्रारंभिक बीपीएससी का, उत्तर प्रदेश पीसीएस का, तमाम का इतना इतना सेट कौन कौन से साल में पूछे गए हैं, सभी का एनालिसिस दिया गया है। टोटल क्वेश्चन की मैं बात कर लूँ तो इसमें टोटल जो क्वेश्चन आपके होने वाले हैं वो आपको देखिए 29,955, कितना है मेरे प्यारे भाई, 29,955, यानी 30,000 क्वेश्चन। समय भी थोड़ी सी लगेगा लेकिन कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, है ना। कुछ करना नहीं आप लोग को, बस एक छोटा नोट्स बना लीजिए, कुछ लेक्चर लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम उतना लेक्चर देने वाले भी नहीं। जो आपको इम्पोर्टेंट होगा हम उसको हेडलाइन करा देंगे, ठीक है, उसको इम्पोर्टेंट बना देंगे और बस आपको यहीं पे याद करवा देंगे, आगे आपको याद करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा, है ना। तो कुल कितने 29,955 क्वेश्चन हम लोग डील करने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। और लगभग टाइम इसका 3 मंथ जाएगा ही, है ना। कितना जाएगा मेरे प्यारे भाई, 3 मंथ जाएगा। एक दिन में आपका 3 क्लास जाएगा, लगभग 45 या 40 मिनट का क्लास होगा। एक क्लास लूसेंट का होगा, एक क्लास घटना चक्र का होगा, और एक क्लास आपको वो आप लोग कमेंट के जरिए बता दीजिएगा, वो शुरू कर लेंगे। 3 क्लास एक साथ लेके चलेंगे, है ना, चाहे वो साइंस शुरू कर लें या कुछ भी कर लें। लूसेंट में भी करेंगे तो इतिहास शुरू नहीं करेंगे, उसमें अर्थशास्त्र या ज्योग्राफी वगैरह शुरू कर देंगे, है ना। तो आगे देख लेंगे आप लोग को कमेंट के अनुसार क्या है आपका रुचि, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा रुचि है आप समझते हैं उस अनुसार से। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है। मैं चाहूँ तो यहाँ से लाइन बाई लाइन भी आपको पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि पढ़ना ही आप लोग को नहीं आता है। क्या नहीं आता है मेरे प्यारे भाई, पढ़ना नहीं आता। अगर पढ़े होते तो आपको जो बुक लेके रखे हैं ना अलमीरा पर, वैसे ही रखा रह गया होगा। आप इतने मोटा बुक खरीद लिए होंगे, उसके बाद 1-2 पेज अगला पढ़ लिए होंगे, उसके बाद आपको पढ़ने का मन नहीं करता होगा। तो आज आपको मन लगाने के लिए हम ये टॉपिक को लेकर के आए हैं। इसमें कुछ हम एक्स्ट्रा तो बोर्ड पर बताएंगे ही, लेकिन ऐसे लाइन बाय लाइन आपको पढ़ा देंगे ताकि आपको एक बार किताब नज़र आ जाए कि हाँ इसमें था कंटेंट क्या, और हम पढ़ क्या रहे थे। टीचर भी लोग पढ़ाते हैं ना मेरे भाई, यहीं से पढ़ाते हैं, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन कट करते हैं, चाहे दरोगा बीपीएससी सब जो भी सेट तैयार करते हैं लोग इधर से ही करते हैं। लूसेंट से कुछ सेट ले लेते हैं, कुछ घटना चक्र से ले लेते हैं, कुछ लूसेंट ऑब्जेक्टिव से ले लेते हैं, कुछ और कोई प्रकाशन से ले लेते हैं, बस काट काट के जोड़ा जाता है। बस आपको वही आपको देखना है जहाँ से आप क्यों स्टूडेंट की तरह पढ़ाई कर रहे हैं, आप टीचर की तरह क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम यही है, आप टीचर की तरह पढ़िए, आप खुद उतना मेंटलिटी हो जाएंगे। टीचर जहाँ से काटता है हम आपको वहीं से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आपको यहीं से काटना है, सारा क्वेश्चन आपको यहीं से डील होने वाला है, और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इसमें समाहित किया गया है। तो चलिए ज़्यादा लेक्चर ना देते हुए टॉपिक की ओर आते हैं। पहले हम बता दूं इसके बारे में, तो ये सारी चीज़ें आप कवर हो गया। अब आते हैं थोड़ी सी इतिहास के बारे में कि पाषाण काल क्या था, ठीक है। तो जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, ठीक है। और आध ऐतिहासिक काल कहते हैं जिसमें कुछ लिखित स्रोत मिला गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। क्या है मेरे भाई, उसमें कुछ लिखित स्रोत मिला गया लेकिन पढ़ा नहीं गया, और जिसमें लिखा भी गया और पढ़ा गया वो ऐतिहासिक काल के रूप में सम्मिलित हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले काल के विवरण को हम बांट लें आपके नज़रिया के हिसाब से। तो सबसे पहले इतिहास के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इतिहास क्या है। इतिहास क्या है, क्योंकि सब्जेक्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री, इतिहास। तो इति का मतलब बीती होता है, हास मतलब कथा होता है। बीता हुआ कथा या कहानी को ही इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, इति जोड़ बीती, हास मतलब कथा। बीता हुआ कहानी कथाओं को ही हम लोग क्या कहेंगे, इतिहास कहेंगे। इतिहास कैसे बनेगा, जब कोई आप अच्छा काम कर लीजिएगा। कब, आज काम कर लीजिएगा, तो आज जो कर लिए ओकर बादे ना इतिहास बनेगा। तो बाद बाकी वाली जो चीज़ होता है तब इतिहास बनता है, ना कि आगामी इतिहास बनने वाला है। मान लिया आज कल मैच जीतने वाले हैं, तो आज इतिहास में नाम नहीं आएगा, आगामी में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो क्रिकेट खेल के मैच जीत गए तब जाके उसको इतिहास में नाम दर्ज किया जाएगा। तो वैसे ही
से आधारित, लिखित से आधारित, कलाओं से आधारित, पुरातत्वों से आधारित जो भी साक्ष्य मिला है और उसकी समाहित एक समग्र बनाया गया और एक कथा कहानी के रूप में, एक ग्रंथ के रूप में लिखा गया, उसी को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। क्या है मेरे भाई? इति जोड़ इतिहास, मतलब कहते हैं बीता हुआ कहानी कथाओं को हम लोग इतिहास कहते हैं। और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं, इतिहास का जो शब्द लिया गया है वो हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खोजों से प्राप्त। क्या होता है मेरे भाई? खोजों से प्राप्त होता है ना। अगर भाषा की बात करें तो ये ग्रीक भाषा है। हिस्टोरिया कौन सा भाषा है मेरे भाई? ग्रीक भाषा है जो यूनान से लिया गया है ना। अगर पिता की बात करें तो पिता का नाम हेरोडोटस है। क्या है? हेरोडोटस। हेरोडोटस क्या है मेरे भाई? हेरोडोटस है। और इसका संस्कृत नाम हरिदत्त है। क्या है मेरे भाई? संस्कृत नाम क्या है? हरिदत्त है। अगर विभाजन की बात करें तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग की बात करूं मैं, चलिए 1 2 एंड 3। बांटना किसको है? इतिहास को। सबसे पहले प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है। इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया है। किन के द्वारा बांटा गया है तो उनका नाम जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि 3 वर्ग में बांटे कौन थे? प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। आधुनिक ये 3 भाग में बांटने वाले तो क्रिस्टोफ थे। क्या थे? क्रिस्टोफ सेलिसियस। क्या है? क्रिस्टोफ सेलिसियस, सेलिसियस है ना। इनका नाम क्या है? क्रिस्टोफ सेलिसियस। इतिहास 3 भागों में जब बांटा, ये हो गया एसेंट, एशियंट, ठीक है, ये हो गया मेडाइवल और ये हो गया मॉडर्न। ओके, एशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न। एशियंट जो कहेंगे जो प्राचीन, बीत चुका है, ठीक है। और एक मध्य भाग में बांटा गया जो बीच के काल में जो भी शासक राज किए, आक्रमण किए, उस सारे चीज क्या आ जाएंगे? मध्यकालीन में आ जाएंगे। और आधुनिक में जो आज चल रहा है, 1947 के बाद जो भी सिस्टम चल रहा है वो आधुनिक काल में आते हैं। ठीक है, तो ये 3 वर्गों में बांटने वाले कौन थे? क्रिस्टोफ सेलिसियस। ठीक है। अगर इतिहास का अन्य नाम की बात करें तो अन्य नाम भारत। भारत जो नाम पड़ा किनके नाम पे पड़ा? तो भारत जो नाम पड़ा प्यारे भाई, वो भरत जो राजा थे उनके नाम पर भारत पड़ा। भरत राजा थे, उनके नाम पे भारत पड़ा। आर्यभट्ट की नाम कहें तो आर्यों के निवासी से पड़ा नाम। ठीक है, आर्यों के निवास स्थान से आर्यभट्ट नाम पड़ा, है ना। भारत को भारत भी कहते हैं, आर्यभट्ट भी कहते हैं और जम्बूद्वीप कहते हैं। जम्बूद्वीप इसलिए कहा क्योंकि उस समय जामुन के पेड़ के छाल से प्रसिद्ध चीज बनाए जाते थे। ठीक है, तो इसलिए जम्बूद्वीप का नाम, भारत को जम्बूद्वीप भी कहा गया, जामुन के पेड़ से। ठीक है, तो इतना बात याद रखिएगा कि भारत के राजा के नाम पे पड़ा। आर्यभट्ट आर्यों के लिए निवास जो वहाँ स्थान था उसके बाद पड़ा। और जम्बूद्वीप की बात करें तो जामुन के छाल से पड़ा। ठीक है, तो इसको भारत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडिया, है ना। और आर्यभट्ट को आर्यभट्ट, ठीक है, और जम्बूद्वीप। समझ में आ गया? आगे बात करें कि भारत का इतिहास जो है प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, मध्य ऐतिहासिक काल,
क्या है मेरे भाई? प्राग ऐतिहासिक काल और मध्य नहीं, मध्य ऐतिहासिक काल, इसको आग ऐतिहासिक काल कहें, क्योंकि इस काल में आधा लिखा गया आधा पढ़ा गया है ना। आग ऐतिहासिक काल। बैटरी चार्ज है? चार्ज तो है, देखिए वहाँ। हाँ, क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। भारत के इतिहास को किन वर्गों में बांटा गया? पाषाण काल को, कौन सा काल को? इसको प्राग ऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक की बात करें तो इसमें कुछ जो साक्ष्य था, इसमें ना पढ़ा गया और ना लिखा गया। सीधे तौर पे समझिए, प्राग ऐतिहासिक काल उसको कहेंगे जो भी लिपि या साक्ष्य मिला, ना उसको पढ़ा गया और ना लिखा गया। इसमें जो लिपि मिला उसको लिखा गया, लिखा हुआ मिला साक्ष्य, लिपि मिला लेकिन पढ़ा नहीं गया, ठीक है। और ऐतिहासिक काल में कहें तो इसमें लिपि भी मिला और लिपि का मतलब भी समझ में आया, पढ़ा भी गया, तो इसको ऐतिहासिक काल में बांटती है। अब आप खुद समझिए, जिसका ना कोई चीज़ ही साक्ष्य नहीं मिला, ना कुछ लिखा गया पढ़ा गया, उसको साक्ष्य के आधारित पर हम लोग क्या कर सकते हैं? तो उसको प्राग ऐतिहासिक काल में डाल दिए। जिसमें लिपियां मिली, लिखा हुआ मिला लेकिन उसको पढ़ नहीं पाए, क्या लिखा हुआ है, अब इस टाइप से आपको लिख के दे दिया जाए तो आप इसको क्या पढ़िएगा बताइए, है ना। तो बात यही है कि आपको बस खाली एक डायरेक्शन मिला, लिपि लिखा मिला लेकिन पढ़ा नहीं गया, वो आग ऐतिहासिक में आ गया। और ऐतिहासिक में लिखा भी गया और पढ़ा भी गया, जैसे कि हम भारत लिख दिए, है ना। ये आप देख रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और इसके मतलब भी समझ में आ रहा है कि भारत क्या है। तो क्या हो गया प्यारे भाई? ये ऐतिहासिक काल हो गया, ठीक है। अब इसको अगर बात करें पूरा पाषाण काल की, तो इसमें एक मध्य पाषाण काल हो जाएगा, और एक नव पाषाण काल हो जाएगा। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। नव पाषाण काल का मतलब नया वाला जो भी इधर पाषाण काल में, इसमें भी जो पूरा पाषाण काल थे वो सबसे पुराना काल के थे, मध्य पाषाण उसके मध्य के थे, और नव पाषाण काल जो बाद बाकी चीज़ों में आया, जिसमें कुछ साक्ष्य मिला, कुछ पशु पालन, ये सारी चीज़ें जो हुआ मध्य पाषाण में हुआ। बाकी चीज़ जो उपजाऊ की, गेहूँ चावल उपजाने की बात आ गई, तो फिर नव पाषाण से शुरुआत हो गया, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको बता दूं कि पूरा पाषाण काल में क्या क्या हो गया प्यारे बच्चों। पाषाण काल की बात करें, प्राग ऐतिहासिक काल को ही पाषाण काल कहते हैं। काल या पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, इसमें आपको पहला नंबर तो शिकार करने के लिए सीखे, ठीक है। आग की खोज इसी काल में हुआ, आग की खोज इसी काल में हुआ। मध्य पाषाण की बात करें, इसमें पशुपालन का शुरुआत हो गया, ठीक है। सर्वप्रथम कुत्ता उत्ता पालने का जो विधि हुआ मध्य पाषाण काल से शुरू हुआ। और बात करें साक्ष्य, बताएं कुछ साक्ष्य मिला इसमें पशुपालन वगैरह का, वो अहमदाबाद होशंगाबाद से मिला। आदमगढ़ होशंगाबाद में पड़ता है, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है मेरे प्यारे भाई? मध्य प्रदेश में पड़ता है। नव पाषाण काल की बात करें,
इसमें कृषि मिला, कृषि का सांस मिला, पहिए का सांस मिला। इसमें पूरा पाषाण में और बता दें कि ये भीमबेटका रायसेना में शिलाश्रय मिला। पूरा पाषाण भीमबेटका में शैलाश्रय। तो सबसे पहले देखें कि इतिहास शब्द जो लिया गया हिस्टोरिया से लिया गया, ठीक है, जिसका अर्थ खोजों से होता है प्राप्त। भाषा ग्रीक है, यूनानी है, ठीक है, पिता हेरोडेटस है, और संस्कृत नाम क्या है, हरिदत्त है। ओके, विभाजन अगर 3 भागों में जो बांटे इतिहास को, मध्यकालीन, प्राचीन और आधुनिक में, वो बांटे कौन, क्रिस्टोफ सेलियस। क्या है मेरे भाई, क्रिस्टोफ सेलियस, है ना। तो क्रिस्टोफ सेलियस कौन बांटे, पहला नंबर तो बांटे इसमें, पहला, दूसरा मध्य पाषाण और तीसरा आधुनिक इतिहास। आगे बात करें इतिहास का अन्य नाम के बारे में बात करें तो भारत राजा के नाम पर पड़ा, ठीक है, इंडिया। आर्यभट्ट की बात करें, आर्यों के निवास के स्थान पर पड़ा, और जम्बूद्वीप जामुन के पेड़ के चलते पड़ा। इतिहास का जो विवरणी था, जो उसको प्राचीन इतिहास को भी कितने भागों में बांटा गया, तो उसको भी 3 भागों में बांटा गया, प्राग ऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक में बताए जो साक्ष्य कुछ मिला, कुछ पढ़ा भी नहीं गया न लिखा गया उसका, लेकिन आग ऐतिहासिक काल में कुछ चीज़ें मिला, लिपि मिला, लेकिन पढ़ा नहीं गया, ठीक है। ऐतिहासिक में लिखा भी गया, पढ़ा भी गया, हर चीज़ उसके साबुत तौर पे मिला, तो उसको कौन से ऐतिहासिक काल में डाले। प्राग ऐतिहासिक काल में भी 3 प्रकार के काल बांटे गए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अगर पूरा पाषाण की बात करें तो सबसे पहले शिकारी जो शिकार करना सीखे, क्या है मेरे भाई, शिकारी जो शिकार करना सीखे वो कौन से, पूरा पाषाण काल में सीखे। आग की खोज जो सीखे पूरा पाषाण काल में सीखे। मध्य पाषाण काल की बात करें तो पशुपालन सर्वप्रथम यही मिला, पशु पालने की जो व्यवस्था किया गया वो मध्य पाषाण काल में मिला, और साक्ष्य आदमगढ़ से होशंगाबाद मध्य प्रदेश से मिला। नव पाषाण काल की बात करें तो नव पाषाण में कृषि का कार्य शुरुआत हो गया। क्या हो गया मेरे भाई, कृषि कार्य शुरुआत हो गया, क्योंकि कृषि करने के लिए लोग जानने लगे कि हाँ चावल उगाया जा सकता है, गेहूँ रखा जा सकता है, उसको आलू स्टोर करके रख सकते हैं। ये सारे ज्ञान नव पाषाण वाले लोग को हो गया। आगे की बात करें तो पूरा पाषाण में भीमबेटका शिलाश्रय मिला, और कुछ जो बता रहे हैं नव पाषाण में आपको जो मिलने वाला है वो अतिरम पक्कम से मद्रास से कुछ मिला, हड्डी से बने हथियार मिला। क्या मिला, हड्डी से बने हथियार मिला। हथनौरा की बात करें एमपी से, नर्मदा नदी घाटी से, तो मनुष्य के जीवाश्म में मिला, ठीक है। इसमें क्या हो गया, लिख ही देते हैं पूरा ना। आपको अतिरम पक्कम, अतिरम पक्कम से रायसेना, है ना। यहां से आपको क्या मिला, हड्डी से बने औजार। ठीक है, आगे बात करें हथनौरा एमपी से, नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी आपको यहां से मिला, मनुष्य के जीवाश्म।
आगे बात करें तो इसमें क्या हो गया, लिपि मिला, क्या हुआ मेरे प्यारे भाई, लेकिन पढ़ने का ज्ञान नहीं था। ठीक है, पढ़ना नहीं जानते थे और कोई ज्ञान भी नहीं था इसके बारे में कि आखिर लिखा क्या है। लेकिन अगर मध्य पाषाण काल की बात करें, इसमें आदमगढ़ से साक्ष्य मिला जो आपको बताया पशुपालन का। महदहा से मिला, आपको प्रतापगढ़ में पड़ता है महदहा, महदहा प्रतापगढ़ यूपी। ठीक है, आदमी और स्त्री के सब मिले यहाँ से, आदमी स्त्री के सब। सराय नहर की बात करें, ये भी यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। एक साथ कब्र में 3 शब्द मिले, एक साथ कब्र में 3 शब्द मिले। ठीक है, और बगौर की बात करें, बगौर राजस्थान में पड़ता है। बगौर राजस्थान में पड़ता है। सबसे बड़ा स्थल, ये सभी मध्यकालीन स्थल है, सबसे बड़ा स्थल मिला यहाँ। एक और बच गया आपका नव पाषाण काल। कुलडीहवा, कुलडीहवा की बात करें तो आपको इलाहाबाद यूपी में पड़ता है। है ना, यहाँ से आपके चावल के साक्ष्य मिले होंगे, चावल की खेती। मेहरगढ़ की बात करें, ये बलूचिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है मेरे प्यारे भाई, बलूचिस्तान में पड़ता है। यहाँ कृषि का प्रथम साक्ष्य मिला, कृषि का प्रथम साक्ष्य मिला। बुर्जहोम की बात करें, ये कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है मेरे प्यारे भाई, कश्मीर में पड़ता है। यहाँ से गर्तावास मानव के साथ पालतू पशु का साक्ष्य मिला। यहाँ पे गर्तावास और पशुपालन का साक्ष्य मिला। ठीक है, और संगन कल्लू की बात करें, ये आपका पड़ता है कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है मेरे प्यारे भाई, कर्नाटक में पड़ता है। राख के टीला मिले, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, राख का टीला कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये सभी नवपाषाण स्थल है। शताब्दी महाजनपदों का उदय अब तक। चलिए, थोड़ी सी टाइम लिखने में लग गया, इसलिए हम सोचते नहीं कि आप लोग को लिखवाएं, हम खुद लिख दिए। आप लोग प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में हम बता रहे थे। पाषाण काल में 3 काल बांटे गए, जिसमें एक पूरा पाषाण काल है, दूसरा मध्य पाषाण काल है और तीसरा नव पाषाण काल है। पूरा का पाषाण काल में शिकार मिले, शिकारी करना, शिकार सीख गए।
आग की खोज कर लिए कि हाँ पका करके भी कुछ चीज़ों को खाया जा सकता है। ठीक है, भीमबेटका की बात करें तो यहाँ शैलाश्रय मिले। ठीक है, शैल चित्राओं की जो शैलाश्रय है वो मिला। अतिरम पक्कम की बात करें रायसेना में पड़ता है ये। ठीक है, हड्डी से बने औजार मिले। यहाँ क्या मिले प्यारे भाई, अतिरम पक्कम में क्या मिले, हड्डी से बने औजार मिले। हथनौरा की बात करें नर्मदा घाटी पर जो एमपी में पड़ता है। ठीक है, मनुष्य के जीवाश्म में मिले, मनुष्य के क्या मिले, जीवाश्म में मिले। लिपि अगर पूरा पाषाण काल की बात करें तो इसमें लिपि न पढ़ा गया और न उसका ज्ञान है, इसलिए इसको क्या कहा गया, पूरा पाषाण काल कहा गया, मतलब पुराना पाषाण काल। अगर मध्य पाषाण काल की बात करें तो यहाँ आदमगढ़ से पशुपालन मिला। ठीक है, महदहा से मिला, प्रतापगढ़ जो पड़ता है यूपी में, वहाँ आदमी स्त्री के सब मिले। क्या मिले, सब मतलब लाश मिले उनके। क्या मिले, आदमी और स्त्री के एक साथ क्या मिले, महदहा में, प्रतापगढ़ यूपी में मिला। ठीक है, सराय नहर की बात करें यूपी में ही पड़ता है, ये एक साथ कब्र में 3 शव मिले, एक ही साथ कब्र में 3 शव मिले। ठीक है, 1 2 3, 3 शव एक ही कब्र में मिले। ठीक है, और बागौर की बात करें ये राजस्थान में पड़ता है, सबसे बड़ा स्थल रहा है रहने योग्य। तो तमाम चीज़ें इतिहास के बारे में अभी हम आपको बताया कि इतिहास को कैसे विभाजन किया गया, कैसे क्या किया गया, और सारे इतिहास को अब हम पढ़ते हैं, आते हैं घटना चक्र के पॉइंटर व्यू पे। ठीक है, जो जो मेन पॉइंट है हम उसकी चर्चा करते निकलेंगे, और आपको जहाँ पे समझ में नहीं आएगा आप लोग कमेंट के जरिए भी बताते रहेंगे, हम उसको विस्तृत तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो अभी जो शुरू करने वाले हैं हम लोग वो पाषाण काल शुरू करने वाला है। क्या है, जो कि पाषाण काल के बारे में पूरी डिटेल दे दिए। ठीक है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, इसी के 3 भाग बांटे थे, है ना, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और एक नव पाषाण। तो पाषाण काल को 3 काल में बांट दिए, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। अब कह रहा है कि जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। हम क्या बोले, ना लिखा गया, ना ज्ञान हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, क्या हो गया ये प्राग ऐतिहासिक काल। आग ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो मिले, ठीक है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया, उसको आद ऐतिहासिक काल कहते हैं। ये पहले ही हम आपको बता चुके, इसीलिए बता चुके थे, है ना। अब कह रहा है कि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, जिसमें लिखित विवरण मिलते हैं। क्या है मेरे प्यारे भाई, लिखित विवरण मिलते हैं, पढ़ा भी गया और सब कुछ हुआ, तो क्या हो गया, ऐतिहासिक काल में आ गया। आगे बात करें, घाटी सभ्यता, ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता, आहड़, जोरबे आदि आते हैं। 6ठी शताब्दी की बात करें ईसा पूर्व के आसपास में ऐतिहासिक काल का क्या हुआ, सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में। क्या है मेरे भाई, 1863 ईस्वी में भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। ठीक है, पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृत के 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया। ये है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, जो कि हम आपको चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको चर्चा करना उचित नहीं है, आगे बढ़ते हैं। पूर्व पाषाण काल के बारे में थोड़ी जानकारी ले लें, तो ये पूर्व पाषाण काल जो है, ये क्रोड उपकरण, हस्त कुठार, खंडक एवं विदारिणी के द्वारा पूर्व पाषाण काल क्या है, जिसमें पूर्व पाषाण काल के क्रोड में क्या क्या रखा गया है, हस्त कुठार, खंडक एवं विदारिणी, है ना। मध्य पूरा पाषाण काल की बात करें तो फलक उपकरण तथा उच्च पूरा पाषाण की बात करें तो काल दक्षिणी के खुरचनी उपकरण के नाम से भी जाना जाता है। क्या है मेरे प्यारे भाई, काल दक्षिणी और काल दक्षिणी और खुरचनी उपकरण के नाम। सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी, पंजाब में कौन सी नदी है, सर्वप्रथम उस समय में पंजाब में क्या थे, सोहन नदी थे, सोहन नदी घाटी जो पाकिस्तान में पड़ता था। क्या है, पाकिस्तान में पड़ता था सोहन नदी, उसमें चापर चापिंग पोबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। क्या हुए मेरे भाई, चापर चापिंग पेबुल संस्कृति, चापर चापिंग पेबुल संस्कृति। जहाँ जहाँ जो स्टार लगा हुआ है हम वही आपको डिटेल करके विशेष बताएंगे। सर्वप्रथम तमिलनाडु के बात करें, चेन्नई के समीप बदमदुरै है। क्या है, बदमदुरै है, मदुरै के आसपास में ही पड़ता है बदमदुरै। वो अतिरम पक्कम से क्या मिले, हैंड एक्स संस्कृति मिला। क्या है प्यारे भाई, हैंड एक्स संस्कृति, हैंड एक्स संस्कृति। इस संस्कृति के अन्य उपकरण क्लीवर, स्केपर आदि मिले। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण
जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1863 ईस्वी में ब्रूस फूट, किनके द्वारा? ब्रूस फूट वैज्ञानिक थे जो ब्रिटिश के थे। कहाँ के थे प्यारे भाई? ब्रिटिश के थे, जो पुरातत्विक थे, पुरातत्वविद थे। उनको खोज ऊज के लिए यहाँ पे हायर किया गया था। जो क्या था 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने तमिलनाडु के चेन्नई के पलवरम में 1863 की बात करें तो तमिलनाडु के कहाँ? तमिलनाडु के चेन्नई के पास जो पलवरम नामक स्थान है वहाँ पे रॉबर्ट ब्रूस फूट को क्या किया गया? पहला हैंड एक्स प्राप्त किया गया। उनसे जब खोज जारी हुआ खनन विभाग के द्वारा, तब क्या हो गया प्यारे भाई? हैंड एक्स का प्राप्त हुआ। उनके मित्र विलियम किंग ने, किनके मित्र? रॉबर्ट ब्रूस फूट के मित्र विलियम किंग ने अतिरम पंकम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। पूर्व पाषाण काल के उपकरण को खोज निकाले। कौन निकाले? उनके दोस्त, किनके? रॉबर्ट ब्रूस फूट के दोस्त विलियम किंग ने। विलियम किंग ने किनके मित्र थे? रॉबर्ट ब्रूस फूट के। कब खोजे थे? 1863 में। कौन थे ये? पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ कौन थे? इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कौन थे? ब्रिटिश के थे, है ना, ब्रिटेन के थे ये। आगे बात करें, वर्ष 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी से सबसे पहले महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। बेलन घाटी में अगर बात करें तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी आर शर्मा, कौन शर्मा? जी आर शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। पूर्व पाषाण काल की बात करें तो संबंधित यहाँ 44 पुरास्थल प्राप्त हुए। कितना हुए प्यारे भाई? टोटल 44 पुरास्थल प्राप्त हुए। जी आर शर्मा के निर्देशन के अनुसंधान में जब बात किया गया तो टोटल 44 पुरास्थल प्राप्त हुए। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहांदा, क्या है? लोहंदा क्षेत्र के इस काल में अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली। कहाँ से मिला? मातृ देवी की अगर प्रतिमा की बात करें तो हाईलाइटेड रखिएगा, मातृ देवी। मातृ देवी प्रतिमा की बात करें तो आपको कहाँ मिला? लोहंदा, लोनहदा, ठीक है। मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली जो संप्रस्थिति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। अभी कहाँ सुरक्षित है? वो कौशाम्बी के संग्रहालय में कहाँ है? सुरक्षित रखा गया है, इसको और लोगों को दिखाने के लिए। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई? फलक संस्कृति कहते हैं। फलक ब्लेड स्क्रैप संस्कृति के भी कहा जाता है। उपकरणों के निर्माण क्वार्टजाइट पत्थरों से किया गया है। क्या है? उपकरण का जो निर्माण किया गया है वो क्वार्टजाइट पत्थरों से किया गया है। ये सारी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर पत्थरों के नाम पूछेगा आगे क्वेश्चन में तो आपको बताना जरूरी हो जाएगा। और जो भाई ज्ञाता है, जो खुद से पढ़ रहे हैं वो बेहतर है। जो खुद से नहीं पढ़ पा रहे हैं कम से कम ये वीडियो देख लीजिए। जहाँ जहाँ हमको विशेष बताने की आवश्यकता पड़ेगा हम पीपीटी के माध्यम से बता देंगे, और जहाँ पे नहीं बताने का मान पड़ेगा बस केवल आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाते चले जाएंगे। क्योंकि हमने शुरुआत में लिखा है घटना चक्र इतिहास पढ़ें, कौन सा? लाइन बाय लाइन। क्या है मेरे भाई? लाइन बाय लाइन। इससे गुणवत्ता की ये मत सोचिएगा कि हाँ मास्टर को नहीं आ रहा है तो लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं है। हम इस बुक को पढ़ा रहे हैं, है ना। हम आपको एक्स्ट्रा कहीं से अपनी अनुमति का जो ज्ञान है वो नहीं दे रहे हैं। हम इसमें जो लिखा हुआ है उसके बारे में बता रहे हैं, और जो किताब में छूट गया है वो चीज़ों को और हम एक्स्ट्रा में बता सकते हैं। टीचर मार्गदर्शक का रूप होता है, मेहनत आपको ही करना होता है ना। तो टीचर क्या होता है मेरे भाई? मार्गदर्शक का रूप होता है। हम केवल रास्ता दिखा सकते हैं। आप केवल जो किताब लेके रूम में रख दिए है ना, अब पढ़ नहीं पा रहे हैं, बस उसको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कम से कम किताब लेकर के और मेरे साथ भी एक एक बार लाइन बाय लाइन देख लीजिएगा तो आपको ये जरूर अनुभव हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन यहाँ पे था और हम एग्जाम में छोड़ के आ गए, है ना। अगर आपसे पूछ दे कि उस समय कौन सा पत्थर का उपयोग किया जाता था खोज के लिए, तो वो क्वार्टजाइट पत्थर था, वो आपको नहीं पता होता, इसीलिए बता रहे हैं। पूरा पाषाण काल की बात करें तो कालीन मानव का जीवन पूर्णतया संस्कृत क्या था? पूर्णतया प्राकृतिक था, है ना।
ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। अग्नि के प्रयोग के अपरिचित के कारण कच्चा मांस खाते थे, ठीक है। इस युग का मानव मुख्यतः शिकारी था। क्या था मेरे भाई? शिकारी था। इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था? पूरा पाषाण काल के लोग की बात करें तो उस समय कृषि का ज्ञान और शिकारी का ज्ञान नहीं था। शिकारी का ज्ञान कब हुआ मेरे प्यारे भाई? मध्य पाषाण काल में ज्ञान हुआ, ठीक है। अगर भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी की सर्वप्रथम बात किया जाए तो वह 1867 में हुआ। कब हुआ? 1867 में हुआ। किनके द्वारा हुआ? आर्कीबाल्ड कैंपबेल कार्लाइल के द्वारा। किनका? आर्कीबाल्ड कैंपबेल कार्लाइल के द्वारा। तो उतना याद नहीं रखने की आवश्यकता है। 1867 की बात करें तो भारत में मध्य पाषाण के विषय में जानकारी जो देने वाले व्यक्ति थे वो कैंपबेल थे। क्या थे? क्या नाम था? कैंपबेल। इतना याद रखिएगा, ठीक है। उन्होंने क्या किया? विंध्य क्षेत्र में शैल चित्र, जिसको रॉक पेंटिंग के नाम से जाना जाता है, शैल चित्र रॉक पेंटिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण पत्थर के बहुत छोटे छोटे औजार बनाए गए थे। भारत में मानव अस्थि पंजर मिला जो सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल में मिला। कब मिला मेरे प्यारे भाई? मध्य पाषाण काल में मिला। गुजरात स्थित लंघनाज एक जगह है, वहाँ पे क्या मिला आपको? महत्वपूर्ण मध्य पाषाण कालीन का पूरा स्थल मिला। कहाँ? गुजरात में लंघनाज में। कहाँ मिला? गुजरात के लंघनाज में महत्वपूर्ण मध्यकालीन पूरा स्थल मिला, खोजबीन के जगह मिला। यहाँ से लघु पाषाण प्रोपकरण के अतिरिक्त पशुओं को हड्डी मिला, कब्रिस्तान मिला, मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए। कहाँ से? लंघनाज से आपको हड्डी मिला, कब्रिस्तान मिला और मिट्टी के बर्तन। लंघनाज, गुजरात के लंघनाज। ये सब पॉइंट पर गौर कीजिएगा, जहाँ पे हम थोड़ी बताने लगे उसको नोट डाउन कीजिएगा, है ना। तो लंघनाज से क्या क्या मिला? कब्रिस्तान मिला आपको हड्डी मिला, मिट्टी के बर्तन कुछ मिले। कहाँ? गुजरात के लंघनाज से। अगर बात करें यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले। कहाँ से? लंघनाज से 14 मानव कंकाल भी मिले। मध्य पाषाण कालीन महदहा की प्रतापगढ़ की बात करें तो हड्डी मिला वहाँ से। हड्डियों का साक्ष्य अभी हमने बताया था पीपीटी के माध्यम से, देखिए यहीं से हड्डियों का साक्ष्य कहाँ मिला? महदहा की बात करें प्रतापगढ़। आदमी स्त्री के शव और हड्डियों का साक्ष्य यहीं से मिला, है ना। आदमी की स्त्री का क्या मिलेगा? वो पूरा बॉडी तो नहीं मिलेगा सही सलामत, क्या मिला? यहाँ से हड्डी का साक्ष्य मिला, है ना। इन लोग क्या मिला? स्त्री और मर्द का हड्डी का साक्ष्य मिला। आगे बात करें, आर शर्मा ने महदहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया। आर शर्मा में, कौन शर्मा? आर शर्मा, ठीक है। जो झील क्षेत्र, बुच्चड़ खाना, संकुल क्षेत्र, कब्रिस्तान निवास क्षेत्र। आर शर्मा ने महदहा के 3 गो क्षेत्र खोजे। कौन कौन क्षेत्र खोजे? सबसे पहले तो झील क्षेत्र, दूसरी बुच्चड़ खाना, जो संकुल क्षेत्र होता है, कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांटा इन लोगों, ठीक है। बुच्चड़ खाना संकुल क्षेत्र से हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए। क्या है मेरे प्यारे भाई? जो उपकरण था हड्डी सिंह का और आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए। हड्डी सिंह का आभूषण पहनते थे वो वाली। अगर डॉक्टर जय नारायण पांडे की बात किया जाए तो इनके स्थल में लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श, ठीक है, महदहा सराय नहर से मिले, ठीक है, जिसमें दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख किया गया है। कौन सा बुक में उल्लेख किया गया है कि स्थलों से हड्डी उपकरण और आभूषण क्या किया गया था? कौन सा? महदहा से मिला था। अगर दमदमा में किए गए जो उत्खनन के फलस्वरूप जो पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्र में कुल मिलाकर 41 मानव समाधान मिले। मानव समाधान कितने मिले? टोटल 41 मिले मानव समाधान। कहाँ? दमदमा में जो महदहा सराय नहर में पड़ता है, ठीक है, वहाँ मिले। अगर इन सावधानों की 5 सावधान युग्म सावधान की बात करें तो एक सावधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए थे। कहाँ? दमदमा महदहा में 3 मानव कंकाल, जो कि हम इसे पहले ही आपको बता दिए थे। महदहा में आदमी की स्त्री, सराय नहर एक साथ, बगौर एक साथ, 3 कब्रिस्तान मिले सराय नहर में। कहाँ मिले? सराय नहर यूपी में। तो आपको शॉर्ट पहले ही बता दिए थे इसका पूरा शॉर्ट्स, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। बस अभी आपको
केवल हमको घटना चक्र पढ़ाना है लाइन बाय लाइन, तो आपको लाइन बाय लाइन चर्चा करते जाएंगे चाहे जितना दिन लगे, है ना। जितना दिन नहीं लगने देंगे, बहुत कम दिन में इसको समाप्त करने वाले हैं। एक एक कंकाल मिले हैं, इस प्रकार के टोटल 48 मानव कंकाल मिले हैं, प्राप्त हुए हैं। सराय नहर रेसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव सबके साथ दफनाए गए थे। यहाँ कब्रें समाधियाँ अर्थात अंदर के क्षेत्र जो भी है, छिछली अंडाकार टाइप का जो भी क्षेत्र मिला, ठीक है। विंध्य क्षेत्र की बात करें तो लेखैया शिलाश्रय 1 से मध्य पाषाण काल में बहुत सारी चीज़ें मिली है जो कि हम आपको नोट डाउन करा चुके हैं। अगर विश्वविद्यालय की बात करें तो विश्वविद्यालय के जॉन आर्क जो लुकास थे उस समय के, लेखैया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली है। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल से माना जाता है, जिसका शॉर्ट्स हम पशुपालन का मध्य पाषाण काल का बता दिए कि आदमगढ़ से पशुपालन का साक्ष्य मिला है और यहीं से शुरू हुआ है। इसका शॉर्ट नोट जो दिए हैं उसका ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। बाकी सब तो बाकी लाइन बाई लाइन पढ़ा ही दे रहे हैं कि कहाँ से क्या आपको होने वाला है। तो पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में पड़ता है तथा बगौर भीलवाड़ा से राजस्थान से प्राप्त हुआ है। मध्य पाषाण काल के मानव कैसे कैसे क्या कर रहे थे, वो सारी चीज़ शिकार करके, मछली पकड़ करके और खाद्य वस्तुओं को संग्रह करके पेट भरते थे। क्या करते थे मध्य पाषाण काल के लोग? शिकार करके, मछली पकड़ करके खाद्य वस्तुओं को संग्रह पेट भरते थे। मध्य प्रदेश में रायसेना जिला है, ठीक है। मध्य प्रदेश में क्या है? रायसेना जिला है, जिसमें स्थित भीमबेटका का प्रागैतिहासिक काल शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है ना। अब तक के 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुआ है, जिसमें 500 चित्रकारी प्राप्त हुए हैं। 700 से अधिक क्या है? शिलाश्रय प्राप्त हुआ है, जिसमें 500 चित्रकारी है। उसमें यूनेस्को में 243 को शामिल कर दिया गया है। क्या है मेरे प्यारे भाई? 243 को क्रमांक प्रदान किया गया है, 243वें नंबर पे। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों का विश्व का विरासत सूची में सम्मिलित किया है। ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूनेस्को ने भीमबेटका जो है, भीमबेटका कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश के रायसेना में। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश के रायसेना जिले में भीमबेटका का शैल चित्रों का विश्व विरासत सूची में जो सम्मिलित होता है उसको किया गया है यूनेस्को में शामिल, है ना। सर्वप्रथम खदानों का उत्पादन नव पाषाण काल में प्राप्त हुआ। खदानों का उत्पादन कृषि का जो हुआ, खदानों का उत्पादन मतलब क्या? कृषि का उत्पादन कब हुआ? नव पाषाण काल में प्रारंभ हुआ। इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीपों में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव से प्राप्त हुआ। कहाँ से हुआ मेरे प्यारे भाई? अगर खदानों की बात करें तो लहुरा देव से प्राप्त हुआ, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, संत कबीर नगर में। कौन सा? संत कबीर नगर में। यहाँ से बात करें तो 9000 से 7000 ईसा पूर्व में मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ? लहुरा देव से। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप प्राचीन कृषि साक्ष्य वाला जो स्थल था मेहरगढ़ था, जो पाकिस्तान बलूचिस्तान में पड़ता है। ये 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से क्या मिले हैं? लहुरा देव की बात करें तो चावल मिले हैं। लहुरा देव की बात करें, लहुरा देव में क्या मिले हैं? चावल। और मेहरगढ़ में बात करें, मेहरगढ़ तो यहाँ गेहूं का साक्ष्य मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट रखिएगा ना, लहुरा देव में चावल और मेहरगढ़ से गेहूं का, लेकिन कि मेहरगढ़ में ही चावल मार दीजिएगा ना। तो गेहूं का साक्ष्य कहाँ मिले हैं प्यारे भाई? मेहरगढ़ जो पाकिस्तान बलूचिस्तान में पड़ता है। जबकि प्राचीन चावल की धान के साक्ष्य वाली बात बताएं, वो आपको स्थल कुलडीहवा से मिला है। चावल का जो, धान का जो साक्ष्य मिला है वो कुलडीहवा से मिला है, प्रयागराज जिला में बेलन नदी के तट पर। कहाँ मिला है? प्रयागराज में पड़ता है ये, बेलन नदी के तट पर। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी साक्ष्य मिला है। चावल का भूसा मिला है। सोचिए कैसे कैसे रिसर्च करने वाले लोग थे कि चावल के भूसा तक खोज डाले। वो कब मिला? 6500 ईसा पूर्व के चावल के भूसी साक्ष्य मिले। कहाँ मिले आपको? कुलडीहवा में मिले, ठीक। अगर बात करें चीन यांगत्जे नदी के घाटी क्षेत्र में, तो लगभग 7000 चावल उगाया गया है। 7000 ईसा पूर्व में चावल उगाया गया है। कहाँ?
यांगत्जे नदी के किनारे पर घाटी क्षेत्र में, ठीक है। मक्का की बात करें तो लगभग 6000 ईसा पूर्व में। मक्का कब खोज हुआ, सीधे कहो कि मक्का की उत्पत्ति कब माना जाता है, तो 6000 ईसा पूर्व में माना जाता है। और अगर चीन के यांगत्जे नदी के क्षेत्र के लगभग बात करें तो वहाँ चावल कब उगाया गया, तो 7000 ईसा पूर्व में चावल का खोज कर दिया गया था। उगा मतलब लोग खा रहे थे उगा करके, है ना। तो 6000 ईसा पूर्व में क्या है, प्रथम साक्ष्य मैक्सिको में पाया गया। मक्का कहाँ, मक्का मैक्सिको में, कहाँ, मक्का मैक्सिको में कब, तो 6000 ईसा पूर्व में मक्का का साक्ष्य मिले, कहाँ मिले, मैक्सिको में मिले, लगभग 6000 ईसा पूर्व में, ठीक है। अगर बात करें मेहरगढ़ में पाषाण संस्कृति के लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति की बात करें हम, तो अवशेष प्राप्त कुछ हुए, वहाँ पे मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल मिला है। कहाँ मिला मेरे प्यारे भाई, मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में मिला। अगर कुत्ते कंकाल की बात करें तो बुर्ज होम में कुत्ते कंकाल, कहाँ, बुर्ज होम, ये पड़ता है कहाँ, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, है ना। तो बुर्ज होम कहाँ पड़ता है मेरे भाई, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। गर्तावास की बात करें तो यहीं से प्राप्त हुआ है, गर्तावास यहीं से प्राप्त हुआ है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुत्ता कहाँ से मिला, तो बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से। और अगर गर्तावास की बात करें तो ये भी जम्मू कश्मीर से मिला। इस पुरास्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन क्या था, पीटरसन नामक पुरातत्व थे, खोजकर्ता थे, है ना। गुफक कराल क्या है, गुफ कराल की बात करें तो जम्मू कश्मीर में यही पड़ता है। ये नवपाषाण स्थल है, क्या है, नवपाषाण स्थल है। गुफ कराल का अर्थ होता है कुलाल कुम्हार की गुहा, ठीक है, कुलाल कुमार की गुहा। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। चिरांद अगर बिहार की बात करें, चिरांद बिहार की बात करें, ये सारण जिला में पड़ता है, यही छपरा सिवान वाले जो रूट में जाते हैं सारण, ठीक है। इसी पता है यहाँ नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। नवपाषाणिक, पूरा पाषाण मध्य पाषाण नहीं, नवपाषाणिक नई खोज वाला जो जाकि सब चीज का लगभग ज्ञान हो गया था उस समय की बात करें तो यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण मिले हैं। क्या मिले हैं मेरे भाई, हड्डी के अनेक उपकरण मिले हैं, जिसमें प्राप्त हिरण के सींगों से निर्मित था। किसके सींग से, हिरण के सींग से निर्मित था, जो बिहार के चिरांद जिले में मिले, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नवपाषाणी युगीन दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल मिले हैं, ठीक है। बृहतापाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। नवपाषाण काल से अगर संबंधित बात करें तो राग के टीला कर्नाटक में बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू से मिले हैं, जो कि हम बता चुके हैं। जो इम्पोर्टेंट है हम इस नोट के जरिए आपको बता दिए हैं कि यहाँ से यहाँ मिले हैं। एक बार फिर क्लास जब स्टॉप होगा तो उस समय भी एक बार चर्चा कर लेंगे ना। नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। पिकलिहल की उतनूर की बात करें, उतनूर की बात करें, स्थान भी राग के टीले मिले हैं, यहाँ से भी मिले हैं, पिकलिहल से भी मिले हैं राग के टीले। नवपाषाण युगिक पशुपालक समुदाय के मौसमी शिविरों के जले अवशेष मिले हैं यहाँ। आग का उपयोग नवपाषाण काल में महत्वपूर्ण उपलब्ध मानी जाती है। आग की शुरुआत कब हो गया, नवपाषाण काल से शुरुआत हो गया। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ है। सबसे पहले लोहा से पहले क्या आया है मेरे भाई, तांबा आया है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा ना, तांबा आया है। इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरण के साथ साथ प्रयोग जारी रहा है। इसी कारण इसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति कैलोथिकल कल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे भाई, कि इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरण साथ साथ प्रयोग जारी रहा। पत्थर और तांबा, क्या क्या रहा मेरे भाई, पत्थर और तांबा। अभी तो हम लोग लकड़ी और हथौड़ा डालते हैं ना उसमें, लोहा, उसमें पत्थर और तांबा मिल रहा था ना, वो उसी काल के। इसी के कारण क्या कह सकते हैं, ताम्रपाषाणिक सांस्कृतिक कैलोथिकल, क्या है, कैल्कोलिथिक कल्चर कहते हैं, कैल्कोलिथिक कल्चर कहते हैं। ताम्रपाषाणिक का अर्थ होता है पत्थर एवं तांबे के संयुक्त प्रयोग की अवस्था। पत्थर एवं तांबे की संयुक्त अवस्था को ही ताम्रपाषाणिक कहते हैं। भारत में ताम्रपाषाणिक युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान में पाया जाता है, पश्चिम मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, पश्चिमी महाराष्ट्र के क्षेत्र में तथा दक्षिण पूर्व
भारत में पाई जाती है। इसकी क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहले एक ठीक है, अगर इसकी क्षेत्र की बात करें भारत में तो क्या कह रहा है, राजस्थान के क्षेत्र में, ये वाली क्षेत्र में, पश्चिम मध्य प्रदेश इधर वाली क्षेत्र में, ठीक है, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत में पाई जाती है। ये क्या है, दक्षिणी पूर्वी भारत कहाँ हो जाएगा, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ठीक है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। आपको कहा क्या रहा है, तथा महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, मतलब इधर के भी क्षेत्र में पाई जाती है। कौन कौन से, कहाँ भारत में ताम्र पाषाणिक युग की बात करें, पत्थर और तांबे के साथ जो समन्वय बन करके जो भी हथियार औजार बनाया जाता था, जिसका प्रयोग लोग वहाँ पे आजीवक के रूप में करते थे, चाहे वो फसल काटने में या कुछ तोड़ने फोड़ने में उपयोग किया करते थे, वो कहाँ कहाँ के लोग इधर वाले क्षेत्र में पूरा करते थे, ये वाला क्षेत्र में, प्लस में थोड़ा सा इधर का भी क्षेत्र में करते थे, है ना। तो मैप के जरिए भी आपको बता दिए कि कहाँ कहाँ के लोग कैसे कैसे क्या करते थे। अगर दक्षिण राजस्थान में बात करें, राजस्थान में अनेक पुरास्थलों की खुदाई हुई है, अहाड़, बलाथल, बगौर, उजियाना, गिलुंद, जिसमें बगौर सबसे ज़्यादा फेमस है, ठीक है। यहाँ पे पुरातात्विक स्थान बहुत काफ़ी मिले हैं। ये पुरास्थल बनास घाटी में स्थित है, ठीक है। कहाँ है, बनास घाटी में स्थित है। बनास घाटी होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है, ठीक है। आहड़ का प्राचीन ताम्रवती है, ठीक है। गिलुंद की प्राचीन की बात करें, बलाथल, उजियाना, घरों को चार दीवारी से घेरा गया है। कहाँ, गिलुंद में जो पाया गया मेरे भाई, चार दीवारी से घरों को घेरा गया है, चार दीवारी से, है ना। तो घर का ढांचा अगर बात करें तो चार दीवारी की कहाँ से मिला, आहड़ प्राचीन ताम्रवती से मिला, ठीक है, गिलुंद में। जहाँ पे बलाथल, उजियाना में, ये तीनों जगह पे मिला। गिलुंद में, बलाथल, उजियाना, ये सब राजस्थान में पड़ते हैं, है ना। और आहड़ के पास गिलुंद मिट्टी की इमारत भी बनी मिली है। मिट्टी की इमारत, कहीं कहीं पक्की ईंट भी मिला है। क्या मिला है मेरे भाई, कहीं कहीं पक्की ईंट भी मिला है। गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। आहड़ संस्कृति जो कि 2100 से 1500 ईसा पूर्व में था, ठीक है। आहड़ संस्कृति की बात करें तो उसकी जो काल था वो 2100 से 1500 ईसा पूर्व था, ठीक है। अन्य अन्य ताम्र पाषाणिक संस्कृति में भिन्न क्यों है, इसको जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि जहाँ दूसरे केंद्रों को लाल एवं कोल लेप से मृदभांड बने हैं। कहाँ है मेरे प्यारे भाई, दूसरे केंद्रों को क्या है, लाल एवं कोल लेप से मृदभांड बने हैं ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में। वहीं अगर यहाँ पे देखा जाए, लेप के ऊपर सफेद रंग चित्रकारी की गई कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा से विशिष्ट रही होगी। कब मिला है, नवपाषाण काल की सब बातें कर रहे हैं हम। पश्चिमी मध्य प्रदेश, मालवा, कायथा, एरन, नबदा टोली प्रमुख स्थल है। पश्चिमी अगर मध्य प्रदेश में बात करें तो मालवा, कायथा, एरन, नबदा टोली, ये सब प्रमुख स्थल रहे हैं। नबदा टोली की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है जो खरगोन जिले में, कौन सा, खरगोन जिले में, इसका उत्खनन HD संकालिया किए थे। कौन किए थे, HD संकालियन किए थे। नबदा टोली की खोज, यहाँ से मिट्टी मिले हैं, ठीक है, बांस एवं फूस के बने चौकोर मिले हैं, ठीक है, वृत्ताकार घर मिले हैं, इस आकार में वृत्ताकार में घर मिले हैं, ठीक है। वृत्ताकार में क्या मिले हैं प्यारे भाई, घर मिले हैं।
कायथा संस्कृति जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है, इसके मृदभांड कुछ पाक हड़प्पाई जो चीज़ें मिली है वो दिखाई देते हैं। साथ ही इन पर हड़प्पाई प्रभाव के स्पष्ट दिखाई देता है जो भी लिखा गया है। संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। संस्कृति की 40 बस्तियां, कितने बस्ती? 40 बस्ती। छोटी छोटी है, जो सब अत्यंत छोटी छोटी रहा है। मालवा संस्कृति की अपनी मृदभांड उत्कृष्टता में के लिए मानी जाती है। मध्य प्रदेश में कायथा, ईरन तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव, कौन? इनाम गांव की बस्तियां मिली है। किला बंद मिला है क्योंकि किला बंद था। पश्चिमी महाराष्ट्र की प्रमुख परास्थल की बात करें तो अहमदनगर जिले में जोरबे, निवास और दैमाबाद। पुणे जिले में चंदोली, सोनगांव, ईमान गांव, इनाम गांव, ठीक है। प्रकाश, नदुरबार जिले की बात करें तो नासिक जिला, ये सभी पुरास्थल जौरबे की संस्कृति में है। तो जौरबे की संस्कृति की बात करें तो 1400 से 700 ईसा पूर्व में है, ठीक है। ये सभी यूपीएससी और बीपीएससी वाले भाई के लिए इतना डीप में जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए 1 बाय 1 लाइन को आप लोग समझिए। अगर प्रवरा नदी की तट की बात करें तो दैमाबाद सबसे बड़ा रहा है स्थल यहाँ पे जौरबे के जो है, ठीक है। उसमें नेवासा की बात करें तो जौरबे संस्कृति स्थल में पटसन का साक्ष मिला है। पटसन का साक्ष्य मिला है, ठीक है। इसी को जूट बोलते हैं ना। इससे काफ़ी बोड़ा उड़ा भी बनता है, सूती वाला जो बोड़ा होता था पटसन से ही बनता है। टोटीदार पात्र की परंपरा की बात करें तो जौरबे संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणिक कालीन संस्कृति है जो दैमाबाद, चंदोली, इनाम गांव, ये जो बता दिए इनाम गांव स्थल चूल्हों को सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान भी मिले हैं यहाँ से, ठीक है। तो एक बार बारीकी से आप लोग सुनते खाली जाइए, आपको बस मेंटलिटी में एंट्री होते हैं। जिसमें 4 कमरे आयताकार मिले हैं, 1 वृत्ताकार मिले हैं। इनाम गांव में 100 से अधिक घरों का अनेक कब्रें पाई गई है। यहाँ बस्ती किलाबंद है, खाई से घिरी है। यहाँ शिल्पी पंसारी लोग पश्चिमी छोर पर रहते थे और जबकि सरदार प्रायः कहाँ रहते थे? सरदार प्रायः केंद्र स्थल में रहते थे। कहाँ रहते थे मेरे प्यारे भाई? केंद्र स्थल में रहते थे, ओके। अगर सामाजिक विभेदन की बात करें, यहाँ अन्नागर भी मिले हैं, ठीक है। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती के चिरांद अलावा पश्चिमी बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले के पांडु सागर में, कहाँ? पांडु राजर में ढीबी और पूर्व मोदिनीपुर जिले में महिष्पाद उल्लेखनीय ताम्रपाषाण कालीन है, ठीक है। अगर मुख्य अनाज गेहूं और चावल की बात करें तो बाजरे का भी खेती मिला है। कहाँ मिला है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, महाराष्ट्र के क्षेत्र में, ठीक है। अगर मालवा में चरखे के और तकलियों की बात करें, ठीक है, तो ये कार्नेलियल स्टेटाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल के पत्थरों के मनके या गुटकाएँ से भी बने गए हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में कपास मिले हैं, सन और समेल की रुई मिले हैं, धागे भी मिले हैं। इनाम गांव में कुम्भकार, धातुकार, हाथी दांत शिल्पी, चूना बनाने वाले और खिलौना बनाने वाले मिट्टी भी मिले हैं, ठीक है। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिले हैं। कहाँ? इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिले हैं जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा की प्रतिरूपी है। मालवा में राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी की वृषभ मृतिकाएँ यह सूचित करती है कि वृषभ सांड और धार्मिक पंथ का प्रतीक है, ठीक है। अगर मृतकों के उत्तर दक्षिण की दिशा में रखा जाता था, कहाँ? महाराष्ट्र में। अगर बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इसको नोट डाउन कीजिएगा। महाराष्ट्र में मृतकों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में रखा जाता था, जो भी कब्रिस्तान में पैक करते थे लोग। किंतु दक्षिण भारत की बात करें तो पूर्व से पश्चिम दिशा की बात करें, महाराष्ट्र में केवल मृतक को उत्तर से दक्षिण दफनाया जाता था। लेकिन अगर दक्षिण भारत की बात करें तो वह पूर्व की पश्चिम दिशा में दफनाया जाता था। इसमें 424 तांबे के औजार और हथियार तथा 102 चांदी के पतले प्लेट मिले। कहाँ? सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया में। कहाँ मिले मेरे प्यार भाई? गुंगेरिया में 424 तांबे के औजार मिले हैं, हथियार तथा 102 चांदी के पतले प्लेट में मिले हैं। कायथा के घर में तांबे के 28 कंगन मिले हैं। कितना? कायथा के घर में तांबे का 28 कंगन मिले हैं।
अगर गणेश्वर स्थल की बात करें राजस्थान में, खेतड़ी ताम पट्टी का झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खदानें मिले हैं। क्या मिले हैं? खानों के एकदम पूरा भरपूर मिला है यहाँ पे। ब्रह्मगिरी, पिकली हल, संगन कल्लू, मास्की, हल्लूर आदि सब ये सब इम्पोर्टेंट बस्तियाँ हैं, साक्ष मिले हैं जो दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति का अधिक प्रवान है। चरवाहा संस्कृति की बात करें तो जो गाय के चरवाहों के लिए किया जाता था, जो भी क्षेत्र मिला वहाँ पे, है ना। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, जो जो भाई को मन नहीं लग रहा था अब उनके लिए मन लगाने में। सबसे पहले पढ़ लें, भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्विक सर्वेक्षण के रूप में प्रस्तुत किया गया। 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण के सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया इनको। वर्ष 1901 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय, किनके समय? वर्ष 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रूप में केंद्रित कर जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक बनाया गया, जो 1902 में जॉन मार्शल का कार्यभार ग्रहण कर लिया। 1902 से कार्यभार ग्रहण करके बहुत चीज़ों की खोज और प्राकृतिक चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया। अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। हम कोशिश करेंगे कि सब जो भी शॉर्ट्स नोट रहेगा आगे का जो भी घटना चक्र का, उसका शॉर्ट्स नोट पहले ही आपको बता देंगे, जैसे यहाँ पे आपको बताए थे। ठीक है कि मध्यपाषाण काल में आदमगढ़ से पशुपालन मिला, महदहा में आदमी स्त्री के सब मिले हैं, सराय नहर से एक साथ कब्र में 3 गो लाश मिले हैं, भगवा राजस्थान में सबसे बड़ा स्थल मिले हैं। ये सारी नोट्स हम पहले बताए, उतना पढ़े, जो भी अभी लाइन लाइन पढ़े हम, उसका कुछ मतलब नहीं था, उसका मेन मतलब यही था जो हमने बताया। बस यही 4 लाइन में आपका पूरी उतना देर का लेक्चर ख़त्म हो जाता, लेकिन नहीं, आप लोग को लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे, क्योंकि चाहिए आप लोग को लाइन बाय लाइन। कमेंट के माध्यम से सारे बच्चे बोले थे कि सर हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, बुक ऐसे ही रखा जा रहा है, कम से कम एक बार लाइन बाय लाइन। तो अब लाइन बाय लाइन में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट जो भी होगा हम चर्चा करके निकले, लेकिन क्वेश्चन को एकदम पूरी बारीकी से देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन से ही आप लोग को सब कुछ होने वाला है। तो हमने बताया था कि रॉबर्ट ब्रूस फुट कहाँ के थे? ब्रिटिश के थे। कहाँ के थे मेरे प्यारे भाई? ब्रिटिश के थे। इसका आंसर, ओ क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ अलग। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, एक क्या थे? वो पुरातात्विद थे, वो पुरातात्विद भी थे और भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे, ये दोनों में से थे, यानी कि इसका आंसर ए और बी होगा। है जी, हाँ ये सही है ना। अगर कोपेनहेगन संग्रहालय की बात करें तो ये सामग्री पाषाण काल, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया गया था। कब किया गया था? किनके शासनकाल में? तो थॉमसन के शासनकाल में। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोहे युग को त्रियुगीन जो विभाजन किए थे वो कौन के थे? वो थॉमसन के थे। कौन के थे मेरे प्यारे भाई? थॉमसन के थे। उत्खनिज जो प्रमाण है उसके अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ? पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ मेरे प्यारे भाई? तो कब हुआ पशुपालन का? वो नव पाषाण में नहीं बल्कि मध्य पाषाण में हुआ, है ना। पशुपालन की शुरुआत कब हो गया? मध्य पाषाण काल में, जो कि हम देखिए यहाँ पे बता चुके हैं। मध्य पाषाण काल, पशुपालन आदमगढ़ से, है ना। पशुपालन आदमगढ़ से। घूर फिर के क्वेश्चन यहीं पे आने वाला है ना। घूर फिर के क्वेश्चन कहाँ आने वाला है? यहीं पे आने वाला है, जो कि हमने शॉर्ट नोट्स पहले ही बता चुका था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है। मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान कहाँ है? तो वो आदमगढ़ है। कहाँ है मेरे प्यारे भाई? वो आदमगढ़ है। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन का जो प्रमाण मिले, कहाँ मिले? अभी हमने बताया आदमगढ़ यूपी में पड़ता है, वहाँ मिले। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो कहाँ मिले हैं? वो सराय नाहर में भी मिले हैं और महदहा में भी मिले हैं। कहाँ कहाँ मिले मेरे प्यारे भाई? तो हड्डी के उपकरण साक्ष्य मिले हैं महदहा और सराय नाहर में भी मिले हैं।
अगर हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में बताएं तो वो भी आपको सरायनहार से मिले हैं और महदाह से मिले हैं। दोनों क्वेश्चन सेम था और आपको जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन देखो कब आया है, यूपी आरओ और एआरओ में मेंस के पेपर में आया क्वेश्चन। समझिए एक छोटी छोटी क्वेश्चन इतनी टॉप लेवल का बन जाता है, तो यूपी आरओ और एआरओ के मेंस पेपर में आया है। अगर निम्नलिखित पाषाणिक स्थलों की भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें तो वो कहाँ से कहाँ आपका होगा, है ना। तो आपका होगा सबसे पहले तो महदाह होगा, ठीक है, सबसे पहले महदाह होगा, फिर लेखहिया होगा, ठीक है, फिर आपका पैसरा होगा और फिर बिरभानपुर होगा। मध्यपाषाणिक स्थल को भौगोलिक दृष्टि से अगर पश्चिम से पूर्व के क्रम में बांटे, कौन सा, इधर पश्चिम पड़ता है और इधर पूर्व पड़ता है, तो पश्चिम से पूर्व की बात करें तो सबसे पहले महदाह है, फिर लेखैया है, फिर पैसरा है, फिर बिरभानपुर है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 10 तक ही सॉल्व करेंगे, कल की क्लास में आगे भी देखेंगे क्योंकि आगे लुसेंट के भी क्लास लेना है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहाँ कहाँ से, वो लंघनाज से मिले हैं। कहाँ मिले हैं, लंघनाज से मिले हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में लंघनाज जिला पड़ता है जो सराय नहर है, इसका एक और नाम क्या है, सराय नहर, सराय नहर याद रखिएगा। जो महदाह तथा दमदमा का उत्खनन हुआ था, दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिम तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों में कुल 41 मानव समाधान मिले हैं, ठीक है। समाधानों में 5 सवाखाना युग्म समाधान है, एक सवाखाना में 3 मानव कंकाल मिले, एक साथ मिले हैं। कहाँ मिले हैं, लंघनाज में, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल, ठीक है। हमने क्या बताया था मेरे प्यारे भाई, 3 कंकाल कहाँ मिले हैं, सराय नहर में मिले हैं, वो लंघनाज में पड़ता है, एक साथ में 3 कब्र। क्वेश्चन क्या है, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल, समझ में आ गया। तो जो हम आगे की नोट्स देते हैं ना उससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है ना, तो उसको आप लोग बारीकी से पढ़िए, ठीक है। खदानों की कृषि की सर्वप्रथम प्रारंभ की बात करें तो ये नवपाषाण काल में शुरुआत हो गया है। खदानों की कृषि की बात करें, सारा चीज़ यहीं से उठाया गया है। तुम देखो कृषि का नवपाषाण काल की बात करें, हमने बताया था इलाहाबाद चावल की खेती, कृषि की बात चर्चा हुई, कृषि का प्रथम साक्ष्य बता रहे हैं ना, तो कृषि का जो हो गया नवपाषाण काल से ही स्टार्ट हो गया था। तो जो हमने बताया क्वेश्चन लगभग देखिए यहीं से सारे चीज़ आपको समझ में आने लगेगा। आगे अगर बात करें भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिले हैं, मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य, ठीक है, वो नर्मदा घाटी में मिले हैं। कहाँ, नर्मदा घाटी कहाँ पड़ता है, तो वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो लगभग आपकी क्लास आज 1 घंटा से प्लस जा रहा है, तो आगे की लूसेंट क्लास आप लोग जो टाइमिंग हम है वो टाइमिंग दे रहे हैं। ये डेली क्लास आप लोग का शाम 5 बजे चला जाएगा, यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, टेलीग्राम के जरिए, आपको जहाँ से भी देखना है इस चैनल को आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये इसका कॉस्ट प्राइस अभी नहीं रखा गया है, लेकिन बाद बाकी अगर कमेंट के अनुसार अगर बच्चों कहेंगे तो किया जाएगा, नहीं तो फिर इस पर विचार करेंगे हम, है ना। तो अभी फ्री चल रहा है तो आप लोग इसका लाभ उठाएं और जो ये टॉपिक देते हैं इसका भरपूर लाभ उठाएं, ठीक है। जैसे हमने बताया इतिहास शब्द कहाँ से लिया गया, तो हिस्टोरिया से लिया गया जिसका खोज से प्राप्त होता है। भाषा अगर बात करें हिस्टोरिया का तो ये ग्रीक यूनानी शब्द है, पिता हेरोडोटस का माना जाता है, इसका संस्कृत नाम हरिदत्त है। एक बार रिवीजन के तौर पे बता दें कि विभाजन 3 प्रकार से बांटने वाले जो थे इतिहास को, प्राचीन काल में, मध्यकालीन और आधुनिक में बांटने वाले जो व्यक्ति थे वो क्रिस्टोफर क्या थे, क्रिस्टोफ सिलिसियस थे। और आगे बात करें इतिहास का अन्य नाम जो पड़ा, भारत, आर्यभट्ट, जम्बूद्वीप, ये सारे। भारत का अगर इतिहास की बात करें उसमें काल में बांटे तो प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है। उसमें पूरा पाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, हमने 3 भागों में इसको भी बांटा। उसके बाद पाषाण काल में जो भी मिला, पूरा पाषाण काल में क्या मिला, शिकार करना सीख गए, आग की खोज हो गया, ठीक है। मध्यपाषाण काल की बात करें तो पशुपालन
का सर्वप्रथम यहीं से पशुओं को पालने के लिए कुत्ता जो सबसे पहला पालतू जानवर में पाला गया वो क्या था, कुत्ता था, है ना। साथ से अगर बात करें तो ये आजमगढ़ होशंगाबाद एमपी से मिला। नव पाषाण काल की बात करें तो कृषि की शुरुआत नव पाषाण काल से मानी जाती है। यहीं से चावल दाल उगाने के लिए लोग समझ गए थे। और पहिए की भी आविष्कार इसी में हो गया था। पहिए की भी आविष्कार कौन सा, नव पाषाण काल में हो गया था। गाड़ी उड़ी चलाने के लिए पहिए का प्रयोग करने लगे। और आगे बात करें पूरा पाषाण काल की बात करें तो भीमबेटका से शैलाश्रय मिला, अतिरम पंकम से रायसेना से हड्डी से बने औजार मिले। हथनौरा एमपी की बात करें नदी घाटी से तो मनुष्य के जीवाश्म मिले, जो अभी 10 नंबर क्वेश्चन हमने बताया। मध्य पाषाण काल की बात करें आदमगढ़ पशुपालन मिले, महादाहा से आदमी की स्त्री के सब मिले, सराय नहर से एक साथ 3 कब्र मतलब सब मिले। और बगौर राजस्थान की बात करें तो सबसे बड़ा स्थल मिला, ठीक है। और नव पाषाण काल में कोल्डीवा जो इलाहाबाद में पड़ता है वहाँ से चावल की खेती का शुरुआत मिला, यानी कि नव पाषाण काल से ही चावल की खेती शुरुआत हो गया। और मेहरगढ़ बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ कृषि का प्रथम साक्ष्य मिला। बुर्जहोम की बात करें जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है वहाँ पे गर्तावास मिला और पशुपालन का भी साक्ष्य वहीं से मिला, ठीक है। संगनकलू कर्नाटक की बात करें तो राख का टीला मिला, ये बेहद इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आप लोग आज की क्लास में तमाम चीज़ें देखें और इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जितना भी प्रश्न अभी हमने घटना चक्र से बताया और हमने इसीलिए लिखा घटना चक्र इतिहास लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे, तो लाइन बाय लाइन क्लास चलेगा आपको। लेकिन उससे पहले जो नोट देते हैं उसका नोट पर बहुत वैल्यू है और इसी पे सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व होने वाला है। तो फिलहाल के लिए हम आज का क्लास यहीं पर स्थगित करते हैं। अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुद का ख्याल रखिए और पढ़ाई में ऐसे ही लगातार मन बनाए रखिए, क्योंकि आपको रिजल्ट लूसेंट और घटना चक्र से ही होने वाला है। क्योंकि जो कंटेंट इसमें है ना मेरे भाई, वो आपको कंटेंट और कोई बुक में नहीं मिलने वाला है। आप खोज करके देख लो, लोग नहीं पढ़ते हैं इस वजह से बोलते हैं लूसेंट बेफालतू किताब है, घटना चक्र बेफालतू किताब है। तो कभी घूमो इसके अंदर, घुसो, उसके बाद समझ में आएगा, है ना। तो फिलहाल के लिए लेते हैं विदाई, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।